हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम क्लास 10 के अध्याय 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जनन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों की एक पीढ़ी अपने समान गुण धर्म वाली दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। कि मतलब एक पीढ़ी जब दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जनन। जनन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो आज हम पहले अभी हम एकल जीवों में प्रजनन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहली विधि जो है वो है विखंडन। विखंडन क्या है? इसमें विखंडन में क्या होता है, एक जीव जो है वो खंडित होकर दो या अधिक नए जीव में बट जाता है। ठीक है, मतलब एक जो पेरेंट जीव होगा वो उसके टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो टुकड़े जो है वो अलग अलग जीवों में जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे कि अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। तो इसका मैं आपको उदाहरण से जो है वो समझा देती हूँ कि जैसे अमीबा में होता है। तो मेन तो पहले यह है कि विखंडन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है कि एक जो जनक है, जो पेरेंट है, वो क्या होता है, खंडित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। और बहुविखंडन में क्या होता है, जनक जीव जो है वो खंडित होकर एक ही समय में जो है वो नए जीव उत्पन्न कर सकता है। कैसे? यहाँ देखिए, ये द्विखंडन के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अमीबा था। अमीबा में पहले जो इसका केंद्रक था वो जो है उसकी चेंजेस आए उसमें। फिर उसके यहाँ पे ये देखिए और चेंजेस आए और फिर वो दो कोशिकाओं में अलग हुआ और फिर यहाँ पे ये दो कोशिकाएं जो है उसकी बन गई। तो इस तरह से अमीबा में जो है वो खंडन हुआ। इसी तरह से लेस्मानिया में द्विखंडन कैसे हुआ कि ये केंद्रक था, केंद्रक दो में डिवाइड हो गया, फिर ये अलग अलग पोर्शंस हो गए और धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो है दो में एक था, अब ये दो में यहाँ पे डिवाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह बहुखंडन क्या होता है, जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया हुआ है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। बहुखंडन में मैंने आपको बताया था कि एक जनक जो है वो खंडित होकर एक ही समय में बहुत सारे जो है वो जीव उत्पन्न करता है। तो ठीक है, इसमें इसका उदाहरण हो गया प्लाज्मोडियम। तो अभी हमने पढ़ा विखंडन। विखंडन दो तरीके का होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन जो है वो किस में होता है? अमीबा में होता है और लेस्मानिया जो है या पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुखंडन जो है वो किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में होता है द्विविखंडन। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद आ जाता है खंडन। खंडन में क्या होता है, यहाँ पे प्रौढ़ होने पर जब वो कोशिका कोई बूढ़ी हो जाती है तो सरल बहुकोशिक जीव के शरीर में दो या अधिक भागों में अलग होना, जिनमें से प्रत्येक बाद में विकसित होकर पूर्ण तथा नया जीव बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए खंडन जो है, यहाँ पे इधर यहाँ पे खंडन इधर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सरल संरचना वाले बहुकोशिका जीव में जनन की सरल विधि कार्य करती है। और ये किसमें होता है खंडन? स्पाइरोगायरा सामान्य विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े एवं खंड वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। मतलब जैसे एक स्पाइरोगायरा है, वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और हर एक टुकड़ा जो है वो नया स्पाइरोगायरा के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, परंतु ये सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है।
वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसे सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन जो है वो अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, बहुकोशिकीय जीव द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति ये है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हर एक कोशिका जो है वो हर एक कार्य नहीं कर सकती, तो प्रत्येक कार्य करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं ही होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाने की क्षमता हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है कि पुनर्जनन में शरीर से कटकर अलग हुए किसी भाग से एक पूर्ण जीव बना लेने की या कटे भाग को पुनः विकसित करने की किसी जीव की क्षमता को पुनर्जनन कहते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रा है और प्लैनेरिया होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, आपको यहाँ पे प्लैनेरिया है। प्लैनेरिया जो है ये 3 भागों में, पहले तो ये नॉर्मल प्लैनेरिया था, फिर वो आगे जाके 3 भागों में कट गया। ठीक है, ये वाला भाग अलग हो गया, ये वाला भाग इधर, ये वाला, ये वाला। अब ये धीरे धीरे विकसित होने लगे और विकसित होके इन्होंने पुराने वाले ये वाला जो प्लैनेरिया था वो बन गया। तो ये 1 से लेके 3 भाग हुए थे उसके, तो 3 प्लैनेरिया जो है वो बन गए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। ठीक है, यहाँ पे एक बारी पढ़ लीजिए। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। मतलब ये अपने भाग से ही वो नया जीव जो है वो बना लेते हैं। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव शत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश ये जो है इसका ये अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है, टूट जाता है, तो क्या होगा? उसका हर एक टुकड़ा जो है वो ग्रो करके नया जो है वो बना लेता है, प्लैनेरिया नया बन जाता है। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लैनेरिया, तो ये पुनर्जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है और प्लैनेरिया में होता है। जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन जो है विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परिवर्धन, जिसमें क्या होता है? परिवर्तन जो है वो बहुत सिस्टम से होता है और क्रम रूप से होता है। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः जीव उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद आ जाता है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन में क्या है? मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देती हूँ कि जैसे ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या है? यहाँ पे एक पोर्शन, ये देखिए, ये इसमें ग्रो होना शुरू हुआ। ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा मुकुल बन गया
और वो पूरा हाइड्रा बन जाता है और फिर उसके बाद वो इससे अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मुकुलन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में सजीव के शरीर से बाहर की ओर एक छोटा सा उभार बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, जो अलग होकर एक जीव बन जाता है। ये किस में होता है, ये जो होता है यीस्ट में होता है या फिर हाइड्रा में भी होता है। उसके बाद आ जाता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है, इसमें यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा, मतलब उसके पत्ती के या उसके जड़ के या तने में विकसित कोई भी भाग विकसित हो जाता है और फिर हमें एक ये नया पौधा जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होती है। ये कलिकाएं विकसित हो रही है ना, और फिर जब ये पूरी विकसित हो जाती हैं तो इनसे टूट के मिट्टी में गिर जाती हैं और नए पौधे में विकसित हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काई प्रवर्धन। ठीक है, अब कायिक प्रवर्धन भी जो है वो जड़ों द्वारा भी हो सकता है, तने द्वारा भी हो सकता है और पत्तियों द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है इसकी, ये तो प्राकृतिक विधि है ना, लेकिन ये कृत्रिम विधि से भी हम कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। वो कैसे, हम कटिंग करके, जैसे गुलाब वगैरह लगाते हैं, कटिंग कटिंग करके हो जाता है। हम तने की कटिंग कर सकते हैं, जड़ की कटिंग कर से लगा सकते हैं, पत्ते की कटिंग से लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर या लेयरिंग कर सकते हैं, मतलब दाब लगाना। इसमें क्या होता है, उन पौधों को उगाया जाता है जो बेल के रूप में जमीन पर चढ़ते हैं, या फिर हम रोपण की विधि द्वारा भी जो है वो कायिक प्रवर्धन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारे पास बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बीजाणु जो है निर्माण में मातृ पौधे से सैकड़ों सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि राइजोपस है और फर्न है, मॉस होता है, जीवाणु है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या होता है, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जन संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए, ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई। आप देखो कि जब ब्रेड जो है उसमें फफूंदी सी लग जाती है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे ये धागे के समान संरचना है। ठीक है, ये राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर यहाँ पे ये देखो गोल गोल गुच्छे जो हैं, वो संरचनाएं जो हैं वो क्या आती हैं, जनन में भाग लेती हैं। ये जो गुच्छे हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी। और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। ये जो बॉल से बने हुए हैं ना, ये वाले, ये इसमें क्या, इनको हमको ये गुच्छ जो होते हैं बीजाणु धानी बोलते हैं इनको। और इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं या फिर बीजाणु जो है वो पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। तो ये जो बीजाणु है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब वृद्धि करते हैं तो राइजोपस के नए पौधे जो है वो, राइजोपस के नए जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं। और जो बीजाणु होते हैं वो चारों तरफ एक मोटी भित्ति से ढके हुए होते हैं ताकि वो बाहर के वातावरण से जो वो भित्ति जो है उनकी रक्षा करती है। और नमी के संपर्क में जब ये आते हैं तो इनमें वृद्धि शुरू हो जाती है। अतः अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की
उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल विधि द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी सारी हमने विधियां पढ़ी हैं, ये कैसी हैं? अलैंगिक जनन है। कौन कौन सी हमने पढ़ी? इसमें हमने मुकुलन पढ़ी, खंडन, पुनर्जनन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये सारी हैं अलैंगिक विधियां। अब लैंगिक विधि से भी जनन जो है वो होता है पौधों में, तो वो हम पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस क्या है? अलैंगिक जो होता है उसमें एक ही जनक भाग देता है। आपने देखा, हमने जितने भी यहाँ पे जनन की विधियां पढ़ी, सब में ये देखो एक ही जनक जो था, पेरेंट मतलब उनका एक ही है। यहाँ पे भी देखो, एक पेरेंट से उत्पन्न हुआ, यहाँ पे भी एक पेरेंट से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पेरेंट से उत्पन्न हुआ। तो ऐसा विधि, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, मतलब नर और मादा भाग लेते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें युग्मक का बनना या संलयन विधि जो होती है वो नहीं होती। और लैंगिक जनन में क्या होता है? युग्मक बनता है या संलयन होता है। ठीक है, इसमें जो अलैंगिक जनन है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे से मिलते जुलते होते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, कुछ जो है उसमें विभिन्नताएं आती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, सॉरी, लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक, हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। मतलब लैंगिक जनन में क्या होता है? हमें दो जनक जो हैं वो चाहिए होते हैं। ना तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है, ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब बैल है अगर अकेला है, ठीक है, तो वो जो है बछड़ा पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह खाली मुर्गी जो है वो चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती, इसको उसका जो है मुर्गे की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? जब हम अपनी संतान उत्पन्न करते हैं तो हमें नर और मादा लिंग दोनों की जरूरत होती है। यह लैंगिक जनन की सार्थकता है। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? एकल कोशिका में दो संतति कोशिकाओं में बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम जान चुके हैं, डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी पूर्णता यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नताएं इस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक हैं। आप देखिए यहाँ पे, इसके बाद आपका यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या होता है। अलैंगिक में जैसे मैंने आपको बताया था, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। और जब उन दोनों का मिलन होता है, नर और मादा युग्मक का, तो जो है नई संतान जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब उसमें क्या होता है, यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचनाओं जैसे जीव में प्राय दो जनन कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता, वे समाकृति भी हो सकती हैं। परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट होती हैं। जितना हमारा शरीर का वो जो है जटिल होगा, उतनी ही कोशिकाएं भी अलग तरह की उसमें होंगी। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है,
जिसमें उसे भोजन का प्रत्येक भंडार भी पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका तो ऐसी होती है जो बड़ी होती है और जिसमें भोजन जो है वो होता है, और वो दूसरी जो कोशिका होती है वो थोड़ी छोटी होती है लेकिन वो ज्यादा गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। मतलब जो गतिशील जनन कोशिका है उसको हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। और जिसमें भोजन का भंडार होता है, कि मतलब जो बच्चा विकसित होगा वो भोजन कहाँ से लेगा, तो जिसमें भंडार होता है उसको हम बोलते हैं मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा वेष्टियों में विभेद उत्पन्न किए तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसलिए जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं, कुछ जीवों में क्या होते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आते हैं, जैसे कि मनुष्य में, ठीक है, उसमें नर और मादा दोनों में बहुत अंतर होता है। अब हम पहले पढ़ेंगे कि जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक है, कि जो फूल देने वाले पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन जो होता है, पहला तो होता है पौधे में अंडाशय से फल तथा अंडाणु से जीव बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए पुष्प के जो भाग होते हैं उसमें बाह्य दल होता है, ठीक है, जिस फिर होती है बाह्य दल, फिर दल। बाह्य दल ये देखिए, जो पौधे के नीचे, जैसे आप गुलाब का पौधा लेते हो या कोई भी पौधा देते हो, तो उसमें यहाँ पे फूल के नीचे क्या है, ये हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो है, ये पत्ती हो गई, ये फूल की पत्तियां जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। और फिर होता है पुंकेसर और होता है स्त्री केसर। तो पुंकेसर जो है उसके दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। ये ऊपर परागकोश है और ये जो नीचे लाइन जा रही है वो क्या है, तंतु। और इसी तरह, ठीक है, हाँ। और स्त्री केसर के जो होते हैं वो तीन भाग हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र हो गया, और ये जो ट्यूब जा रही है इसको हम बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। और जो नीचे यहाँ पे ये है इसको हम बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। तो अब आपको मालूम चल गया कि फूल के कौन कौन से भाग हमने पढ़े। बाह्य दल पढ़ा, दल पढ़ा जिसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। फिर हमने पुंकेसर पढ़ा, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। और फिर स्त्री केसर देखा हमने, यहाँ पे स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे तो देखो दिखाया गया है ना कि इसमें पुंकेसर भी इसी फूल में है और स्त्री केसर भी इसी फूल में है, लेकिन ये सब में ऐसे नहीं होता। कईयों में क्या होता है कि फूल में खाली पुंकेसर होता है और दूसरे फूल में जो है वो खाली स्त्री केसर होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पौधे बोलते हैं। उसका उदाहरण है पपीता, तरबूज, ठीक है। और वो पौधे जिनमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब एक ही पौधे में, एक ही फूल में स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। उसका उदाहरण है गुड़हल और सरसों, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन आता है कि एक लिंगी और उभयलिंगी में क्या अंतर है। एक लिंगी में क्या होता है, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर जो है वो एक जननांग में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, ठीक है। जब फूल में खाली पुंकेसर या स्त्री केसर खाली एक जननांग उपस्थित हो उसको हम बोलते हैं एक लिंगी, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, पपीता या तरबूज। और अगर एक फूल में, एक पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही उपस्थित हो तो उनको हम बोलते हैं उभयलिंगी
पुष्प। इसका उदाहरण है गुड़हल और सरसों। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। अब पुंकेसर जो क्या है, वो क्या है, नर वाला जननांग है और इसमें क्या बनता है, परागकण बनते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। आपने देखा होगा कि पौधे के अंदर जब हम किसी एक वो संरचना होती है जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं, उसको छुएंगे तो वो हल्का सा पाउडर हमारे हाथ में लग जाता है। ठीक है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा वह पुष्प का मादा जननांग है। ये वाला तो नर जननांग है ना, स्त्री केसर, पुंकेसर सॉरी। और ये जो स्त्री केसर है ये कौन सा है, मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है, मैंने आपको बताया। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो अंडाशय होता है ये एक बेस पे, आधार पे एक उभरा हुआ भाग होता है और इसके बीच में से एक लंबी पतली सी पाइप जा रही होती है जिसको हम वर्तिका बोलते हैं। और जो शीर्ष भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये वाला वर्तिकाग्र जो है ये शीर्ष भाग होता है। और ये जो है, जो ये वर्तिकाग्र होता है ये क्या होता है, हल्का सा इस पे ये मतलब हल्का सा चिपचिपा होता है। ठीक है। और अंडाशय में जो ये अंडाशय है ये वाला, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जो अंडाशय है इसमें क्या है, में बीजांड होते हैं। ठीक है, इसमें बीज होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलयित होते हैं। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन एवं अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। यहाँ पे पुंकेसर जो है वो पराग के कण आते हैं और वो थोड़ा चिपचिपा होता है और फिर वो उस ट्यूब में से जाते हुए वो यहाँ यहाँ पे क्या है, बीजांड पड़े हुए हैं, बीजाणु हैं और वहां पे ये इन अंडों के साथ संलयित होते हैं और नए पौधे का विकास होने की, मतलब वो जो बीज जो है यहाँ बनता है। अतः पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। अब ये पुंकेसर जो है, यहाँ पे ये पराग कोश जो है यहाँ से इधर तक आएंगे तो ये किस तरह से आएंगे। ठीक है। इनका स्थानांतरण जो है वो कैसे होगा, तो यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। मतलब अगर इस पौधे के पराग के कण यहाँ वर्तिकाग्र पर चले गए इसी पौधे के, तो हम इसको बोलेंगे स्वपरागण। और अगर ये परागकण किसी दूसरे पौधे के उस वर्तिकाग्र पे चले गए तो उसको हम बोलते हैं पर परागण कहते हैं। ठीक है। तो आपको मतलब पता चल गया स्वपरागण और पर परागण में। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों की, अब ये दूसरे पुष्प पे कैसे जाते हैं, वो जाते हैं वायु द्वारा। जैसे हवा चलती है तो पराग के कण जो है वो उड़ के चले जाते हैं, या जल के द्वारा, या प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ हम देखते हैं पराग कण के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। ये यहाँ पे पराग कण यहाँ पहुंच गए, ये पराग कण पहुंच गए इधर। अब ये कहाँ जाएंगे, अंदर ट्यूब से यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके वो इधर बीजाणुओं से जो है वो मिलेंगे। इसके लिए पराग कण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। देखिए जो ये वर्तिका है, ये यहाँ से इसमें क्या हुआ, पराग के कण गए और यहाँ पे अंदर जो है बीजांड तक वो पहुंच गए। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। यहाँ पे फिर निषेचन होता है। ठीक है, नर और मादा भाग मिल गए, निषेचन हुआ और निषेचन के बाद जो है क्या होता है, बहुत विभाजन होता है इसके अंदर और फिर बीजांड में भ्रूण जो है वो विकसित होता है। यहाँ पे
भ्रूण विकसित हो जाता है और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक कठोर एक आवरण होता है और वो बीज में बदल जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। अब ये जो अंडाशय था, ठीक है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर क्या बन जाता है, फल बन जाता है। इस अंतराल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। तो आप देखते हो कि जब यहाँ पे निषेचन हो गया, यहाँ पे जो बीजांड था वो ग्रो करना शुरू हो गया फल के रूप में, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी ये पत्तियां झड़ जाएंगी, ये बाह्य दल झड़ जाएगा, पंखुड़ियां उसकी गिर जाएंगी, उसके पुंकेसर और स्त्री केसर वाले भाग जो है ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, झड़ जाएंगे उसमें। बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है? अब इसमें यहाँ पे ये बीज बनेगा ना, फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। अब ये बीज के बनने से पौधों को क्या लाभ मिलता है? बीज जो होता है उसमें एक पूरा पौधा जो है वो छुपा हुआ होता है। जब उसको उचित कंडीशंस मिल जाती हैं, मतलब हम पृथ्वी में उसको बीज को दबाते हैं, पानी वगैरह देते हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता है उसको, तो वो क्या बनता है, एक नया पौधा जो है वो बन जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अंकुरण होता है और वो नए पौधे में विकसित हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आप चना दिया हुआ है यहाँ पे चने को हम भिगोते हैं या मिट्टी में बोते हैं तो क्या होता है, पहले सबसे पहले यहाँ पे उनके प्रांकुर मूलांकुर जो है वो निकलते हैं और उसके बाद एक नया पौधा जो है वो पूरा चने का बन जाता है, या कोई भी बीज होगा उसका वो पौधा जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब आता है मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। अब मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसमें देखिए क्या होता है, अभी तो हमने लैंगिक जनन जो है अभी पौधे का पढ़ा था, ठीक है। तो मानव में कैसे होगा लैंगिक जनन, तो वहां पे भी क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है जिससे जो है वो मानव में जनन की प्रक्रिया संभव होती है। तो यहाँ देखिए, मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसमें भी दो जनन तंत्र होते हैं, जैसे अभी हमने पौधे में पढ़ा था। एक होता है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है। ये मैं आपको सारा ऐसे समझा देती हूँ यहाँ पे। तो अ, जो आपका नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि अंडे का निषेचन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। अब ये तो आपने यहाँ पे हमारी जब ग्रोथ होती है धीरे धीरे, जब हम जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारे पहले दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत जो है वो गिर जाते हैं, उसके बाद नए दांत आते हैं। और इसी तरह जब हमारी किशोरावस्था आती है तो जो है नर और मादा दोनों के शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं, ठीक है। और ये सब आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था। छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, त्वचा तेलीय हो जाती है, मुंह पे मुहासे वगैरह निकल आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो लड़कियां हैं उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कों के दाढ़ी मूछ निकलने शुरू हो जाती है, उनकी आवाज जो है वो थोड़ी भारी होनी, पहले फटने लगती है, फिर उसके बाद थोड़ी भारी जो है वो आवाज जो है वो भारी हो जाती है, उनके जो जनन अंग होते हैं वो भी विकसित होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जो है किशोरावस्था की ओर जो है वो यौवन की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले हम जानेंगे नर जनन तंत्र, ठीक है। नर जनन तंत्र में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जनन कोशिकाओं को निषेचन की जगह पर ले जाने वाले अंग को हम क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र। नर जनन कोशिका एवं या शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है।
पहले हम यहाँ पे नर जनन तंत्र देख लेते हैं। नर जनन तंत्र में क्या होता है, ये जो है ये वृषण होता है, ठीक है, ये वृषण है, ये वृषण कोश है, एक थैली होती है जिसमें कि वृषण जो है वो सुरक्षित होता है। फिर उसमें यहाँ पे वृषण का काम क्या होता है, वो शुक्राणु उत्पन्न करता है। यहाँ जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वो यहाँ इस वाहिनी में से, इस नलिका में से होके ये कहाँ जाते हैं, यहाँ आके, ठीक है, ये देखिए मूत्र मार्ग से, यहाँ पे सॉरी इस नली से आके ये इधर जाएंगे और यहाँ से वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये इसका रास्ता है। ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, बनते कहाँ हैं, वृषण में शुक्राणु बनते हैं और वो इस रास्ते से होके, जो मैंने अभी आपको बताया, उससे वो शरीर के बाहर आते हैं। तो सारे अब आपको पता चल गया, ये वृषण है, ये वृषण कोश है, मतलब वो थैली है जिसमें वृषण जो है वो सुरक्षित पड़े होते हैं। ये जो नली मैंने बताई इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और ये यहाँ से, ये तो मूत्र नलिका आ रही है, आपको मालूम ही है, ये मूत्राशय है। और मूत्राशय के बिल्कुल नीचे जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये शिशिन हो गया और ये हो गया मूत्र मार्ग, ठीक है। हाँ, ये जो वृषण जो है ये हमारे शरीर के बाहर एक छोटी सी थैली होती है, वो नर जनन तंत्र में वहां पे होते हैं। क्यों वहां पे क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए एक विशेष ताप शरीर के ताप से कम होता है, ठीक है, इसलिए इसकी ये जो बाहर जो होते हैं शरीर से बाहर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रावन में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है, वो वृषण में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण में के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। तो जब यौवन अवस्था में लड़कों में क्या होता है, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और शुक्राणु जो है वो उत्पादित होने शुरू हो जाते हैं। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ से वो भी मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग से जो मूत्र आता है और ये शुक्र वाहिनी से जो है वो शुक्राणु आते हैं। तो ये सारे कहाँ आके मिलते हैं, मूत्र मार्ग पे ही एक संयुक्त नली से बाहर निकलते हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्त्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट का और जो शुक्राशय है, ये क्या करते हैं, इनका क्या कार्य है, ये अपने जो स्त्राव है, ठीक है, जो सिक्रीशंस होती हैं वो शुक्र वाहिका में डाल देते हैं और उससे जो है जो शुक्राणु जो है वो तरल हो जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है और यह स्राव इन्हें पोषण भी प्रदान करता है। तो शुक्राणु को पोषण कहाँ से मिलता है, शुक्राशय से या प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव होता है उससे वो उनको पोषण मिल जाता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है जो इन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। अब शुक्राणु जो होते हैं वो कैसी रचनाएं हैं, वो एक तरह से आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, और उसमें एक लंबी पूंछ होती है उसमें, जो कि उसको मादा जनन कोशिका की ओर तैर के जाने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन कोशिकाएं तथा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। तो पहले हम मानव का मादा जनन तंत्र देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये अंडाशय है, ठीक है, यहाँ पे अंडा बनता है। ये जब अंडा बन जाता है तो यहाँ से ही अंडवाहिका है, ठीक है, यहाँ पे हमारे दो अंडाशय होते हैं और यहाँ से अंडा बनता है और ये अंडवाहिका से आता है, ठीक है, और फिर ये गर्भाशय है। गर्भाशय के बाद
यहाँ पे ये गर्भाशय का मुंह है जिसको हम बोलते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा के बाद आ जाती है योनि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। कि जब लड़की का जन्म होता है तो यहाँ पे जो है बहुत सारे अंडे पड़े होते हैं। होता क्या है, जबकि यौवन अवस्था आती है तो एक माह ये वाला अंडाशय में से अंडा बनता है, एक माह इस अंडाशय में से अंडा बनता है। अब ये अंडे जो हैं यहाँ पे जब अंडवाहिका में पहुंचते हैं तो अगर यहाँ से शुक्राणु जो हैं वो आते हैं और वो आके यहाँ पे इनके साथ संलयन करते हैं तो क्या बनता है, एक युग्मनज बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वो भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण जो यहाँ आके वो भ्रूण विकसित होकर भ्रूण बनता है। ठीक है, और भ्रूण जो है वो क्या करता है, यहाँ पे गर्भाशय की जो दीवार होती है उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे चिपक गया तो जितना भी उसने भोजन लेना है वो किससे लेता है, गर्भाशय से लेता जाएगा, और वो भ्रूण जो है विकसित होता जाएगा। जो बच्चा जो है वो अंदर पूरा बच्चा बन जाता है, वो पूरा विकसित हो जाता है। और जब वो पूरी तरह से विकसित होता है तो वो इस यहाँ से जो है वो बाहर जो है निकल जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे यहाँ ये देखिए, गर्भाशय जो है कि ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और यहाँ से वो बच्चे का जन्म हो जाता है। अब हर माह ये अंडा जो है वो बनता है। ठीक है, अब एक बारी यहाँ बनता है, एक बारी इधर बनता है। तो क्या होता है, अगर तो यहाँ से शुक्राणु आए, ठीक है, शुक्राणु आए यहाँ पे संलयन हो गया तो ठीक है। अगर यहाँ से जब शुक्राणु नहीं आते तो क्या होता है, ये अंडा जो है, ये अंडा यहाँ से गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय से क्योंकि शुक्राणु तो उसको मिले नहीं कोई, तो वो भ्रूण बनेगा नहीं, तो वो जो है वो क्या होता है, हमारे इधर ग्रीवा से होते हुए योनि से बाहर आ जाता है, तो जिसको आप बोलते हो पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स में क्या हो जाता है, उससे पहले क्या होता है, जब यहाँ पे अंडा बनता है, ठीक है, यहाँ आया तो साथ ही साथ गर्भाशय की जो दीवार जो है वो भी थोड़ी सी मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ताकि वो जहाँ पे यहाँ पे जो भ्रूण होगा वो उसको खाना वगैरह आराम से मिल सके। लेकिन क्योंकि यहाँ से कोई शुक्राणु जो है वो आए ही नहीं, ठीक है, इधर से जो शुक्राणु थे वो आए नहीं, तो ये अंडा धीरे धीरे आके गर्भाशय में आया, और गर्भाशय से फिर वो क्या है, वो बाहर निकल जाता है, और ये जो गर्भाशय की जो दीवार जो मोटी हुई थी वो भी टूट टूट के हमारे शरीर से श्लेष्मा के रूप में, क्लॉट्स के रूप में जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो इसमें जनन जो है वो कैसे होता है। कि यहाँ से एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ से शुक्राणु जो है आपके योनि में से होते हुए अंदर जाएंगे, यहाँ आपका जो अंडा बनता है यहाँ पे वो अंडवाहिका में होता है, वहां जाके शुक्राणु जो है उसके साथ संलयन करते हैं। ठीक है, और अगर तो शुक्राणु आ रहे हैं, संलयन हो गया, तो वो भ्रूण बनता है, और भ्रूण आके गर्भाशय की दीवार पे क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे गर्भाशय की दीवार पे वो क्या हो जाता है, यहाँ चिपक जाता है, और फिर वो ग्रो करता है, और बच्चा जो है वो अंदर विकसित होता है, और जब वो पूरा विकसित हो जाता है तो शरीर से बाहर आ जाता है। और अगर यहाँ से शुक्राणु नहीं जा रहे, ये शुक्राणु नहीं जा रहे, तो ये अंडा तो हर महीने आना ही आना है उसने, तो जब उसको शुक्राणु नहीं मिलते तो वो क्या होता है, वो गर्भाशय में आता है, और वहां से वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है पीरियड्स की फॉर्म में। तो आपने देखा होगा कि हर महीने जो है आपको पीरियड्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अंडा जो कि अंदर संलयित नहीं हुआ वो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, यहाँ पे ये भी मैंने समझा दिया आपको कि क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो वो क्या, जब अंडे का निषेचन नहीं होता तो वो क्या होता है, पर्प धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निकल जाती है। ठीक है,
तो ये कितने दिन का, ये 1 मास का समय होता है, 1 महीने के बाद आते हैं आपको। तो हमें इसको ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और ये कितने दिन का होता है? 2 से लेके 8 दिन के बीच का होता है। कईयों को 2 दिन होता है, कईयों को 5 दिन, मतलब अलग, मतलब 2 से लेके 8 दिन के बीच का होता है। अब इसके बाद आता है, हमें अपने जनन स्वास्थ्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे, इधर यहाँ पे पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। मतलब ठीक है, अब ये यहाँ पे कि संतान उत्पन्न होती है, कैसे होती है, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब इसके बाद ये भी देखना है कि संतान जो है वो ये नहीं कि हर साल संतान ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है, वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप मतलब जितने भी 2 या 3 हो संतान होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि स्त्री के शरीर पे भी फर्क पड़ता है, और हम जो है उतने बच्चों की देखभाल भी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें कुछ जो है ऐसे मेथड अपनाने पड़ते हैं जिससे कि हम ये रोक सकें। ठीक है, संतान का पैदा होना रोक सकें। तो उसमें मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। पहला तो आ जाता है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में क्या होता है कि इसमें जो पुरुष के जो शुक्राणु निकलते हैं उस उनको रोक दिया जाता है। किस माध्यम से? कंडोम के माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वो स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिए जाते हैं। दूसरा होता है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में क्या होता है कि जो मादा है, इसमें मादा क्या करती हैं कि कुछ गोलियां ले लेती हैं जिससे कि उनके हार्मोन्स में परिवर्तन आ जाता है, और अंडे का निषेचन जो है, विमोचन जो है वो नहीं होता। फिर आ जाता है उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं। इसमें क्या होता है, इनको हम जो डॉक्टर्स हैं वो गर्भाशय के अंदर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है शुक्राणु जो है वो शरीर स्त्री के गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है शल्य क्रिया का। शल्य क्रिया में क्या किया जाता है कि जो इसमें मादा का भी होता है और नर का भी होता है। नर में क्या किया जाता है, नर का ऑपरेशन करके उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, और शुक्राणु जो है वो शरीर से बाहर नहीं आ सकते। और महिला में क्या किया जाता है, महिला में भी ऑपरेशन किया जाता है, और उसकी जो अंडवाहिका अंड नलिका है उनको काट कर बांध दिया जाता है, और जिससे कि अंडाणु जो है फेलोपियन नलिका के आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये सब किया जाता है ताकि जो है हम आगे संतान उत्पत्ति को रोक सके। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो कि लैंगिक रोग होते हैं, जिनको हम लैंगिक संचरित रोग कहते हैं। इसमें पहला हो जाता है सुजाक हो जाता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। इसमें जलन होती है, पस निकलती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि या इसमें मूत्राशय भी जो है वो प्रभावित हो जाता है। मतलब इतना संक्रमण बढ़ जाता है कि उन पे भी असर डलता है। फिर एक आता है आचक। ये जो होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें जो है थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, और जनन अंग जो होते हैं उनमें घाव हो जाते हैं। और पुराना अगर रोग पुराना हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारा लिवर, हमारी हड्डियां, मस्तिष्क और हमारा हृदय जो है वो भी धीरे धीरे प्रभावित होता जाता है। और मस्तिष्क में जब ये संक्रमण पहुंच जाता है तो हमें लकवा भी हो सकता है। फिर इसके बाद आता है एड्स। ठीक है, तो एड्स में क्या होता है, ये एक एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, संक्रमित व्यक्तियों में क्या लक्षण आते हैं, थकावट होती है, ज्वर बुखार हो जाता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी फील होती है, खांसी रहती है, और इस तरह के ये प्रारंभिक लक्षण जो हैं वो नजर आते हैं। और इसमें एड्स का कारण क्या है, एड्स होता है कि गलत यौन संबंधों द्वारा, कि एक मादा जो है अलग, या एक नर जो है अलग अलग के साथ जो है संबंध रखता है, या संदूषित सुइयां जो आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हो,
तो वो किसी अगर HIV वाले पेशेंट को लगा हो तो उससे भी जो है आपको ये हो सकता है। और अगर माँ संक्रमित है HIV एड्स से तो बच्चे को भी ये संक्रमण जो है वो आगे पास हो सकता है। या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको एड्स है, उसका ब्लड जो है आप लेके दूसरे व्यक्ति को वो ब्लड दे रहे हो, तो इससे भी जो है एड्स का जो है वो संचरण हो सकता है। तो बेटा इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले